इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कूटनीति शुरू हो चुकी है और दोनों ही दल कह सकते हैं कि हमास और इजराइल वो चाहते हैं कि उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। अगर हम इजराइल की बात करें तो कल जिस तरीके से वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्र जो बाइडेन पहुँचे थे, जो बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल गए तेल अवीव पे और वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से सॉलिडरी प्रस्तुत किया, एक समर्थन दिया इजराइल को कि आपके साथ हम हैं और आपको आतंकवाद की इस लड़ाई में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये दर्शाता है कि इजराइल अब कह सकते हैं कि ग्लोबल स्तर पे अपने लिए एक समर्थन जुटा रहा है, जो ये बताने के लिए ज़रूरी है कि जो उसके ऊपर हमास के लोगों ने हमला किया था जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई, उसके बाद का जो काउंटर टेररिज्म अटैक उसने किया है हमास और गाजा पट्टी पर, वो उसका अधिकार है और वो इसलिए किया है ताकि वो फिर से दोबारा उसके जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर इस तरीके का अटैक न हो। इसलिए ज़रूरी है कि हमास के लोगों का जो भी लॉन्चिंग पैड है, जो उनके बंकर हैं, जो तमाम चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जाए। यही कारण है कि इजराइल अभी भी अपनी सेना को ज़मीनी स्तर पर मोर्चे पे लगाया हुआ है, लेकिन गाजा में एंट्री नहीं कर रहा है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जिस तरीके से उसके पास अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन आएगा उसके बाद वो गाजा के अंदर एंट्री करेगा और उन लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त करेगा जिसके लिए लगातार गाजा के दक्षिण भाग में सुरंग बनाई गई हैं। वो 400 किलोमीटर के करीब का वो सुरंग है जिसके अंदर तमाम जगहों पर जो हमास के आतंकी है उन्होंने अपने लिए बेस बनाया हुआ है और वहीं पर वो रह रहे हैं, जिससे कि जो रॉकेट के द्वारा या वायुसेना के द्वारा जो भी बमबार्ड किया जा रहा है उससे उनको उस तरीके का नुकसान ना हो जिस तरीके से आम लोगों को नुकसान वहाँ पे हो रहा है। यही कारण है कि अब ब्लेम गेम की भी राजनीति वहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हमास ने अपने यहाँ के एक हॉस्पिटल के ऊपर हुए रॉकेट हमले को लेकर इजराइल पे आरोप लगाया था और इजराइल ने उसका फिर तुरंत ही ऑडियो लाकर उसका जवाब दिया था और ये कहा था कि ये उन्हीं की तरफ का फेल्यूर है, जो वहाँ के इस्लामिक आतंकवादी हैं उन्हीं के द्वारा किया गया हमला था और जो कि फेल होने के कारण वहाँ के हॉस्पिटल पर गिरा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो हमास को लेकर और फ़िलिस्तीन को लेकर तमाम अरब देश एकजुट हो रहे हैं। खूब अरब लीग ने अपनी एक बैठक भी की जिस पर ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमें हमास का समर्थन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी दुनिया के देश हैं वो इस समर्थन में इजराइल के जो राजदूत हैं उनको अपने देश से बाहर निकालें, यानी एक तरीके का दबाव बनाने का प्रयास लगातार कर रहा है। लेकिन कल जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके जाने के बाद उन्होंने ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए, ख़ासतौर पे उन चीज़ों पर सैंक्शन लगाए हैं जो टेक्नोलॉजी वो कह सकते हैं कि हमास आतंकियों को या हिजबुल्लाह आतंकियों को दे रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब किस तरीके से जो है बाई पोलर जो है पूरा वर्ल्ड होने जा रहा है। ख़ासतौर पे दो युद्धों को लेकर अगर देखा जाए तो ये बाईपोलर डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। यूक्रेन और रसिया के अगर युद्ध में आप देखें तो जहां वेस्ट कंट्री यूक्रेन के साथ खड़ी दिखाई दी थी वहीं पर रसिया के साथ कुछ देश खड़े दिखाई दिए थे और यही कारण है कि रसिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो इतना लंबा खींचा कि अभी भी उसके समाप्त होने की संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। तो क्या हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध भी लंबा जाएगा? क्या इजराइल इतना सक्षम है कि वो इतने लंबे समय तक हमास के साथ युद्ध करेगा? क्या उससे जो है इजराइल को उस तरीके का नुकसान नहीं होगा जो वो अपने आप को डेवलप कर रहा था या अपने को सरवाइव करने के लिए टेक्नोलॉजियों पे खर्च कर रहा था, वो अब उसको युद्ध पे खर्च करना पड़ेगा? ये कई सवाल हैं। इन सवाल के जवाब यही है कि विश्व के जितने भी बड़े नेता हैं या जो बड़े देश हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन, क्योंकि अगर फ़िलिस्तीन के दूसरे भाग की बात करें जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, जहाँ पर उस महमूद अब्बास वहाँ को लीड कर रहे हैं, महमूद अब्बास ने अपने आप को साफ तौर पे हमास से अलग कर लिया और उनका ये कहना है कि ये मामला फ़िलिस्तीनियों का नहीं है। जो फ़िलिस्तीनियों की अपनी मांग है, जो फ़िलिस्तीनियों का अपना संघर्ष है वो जारी रहेगा। फ़िलिस्तीन अपनी ज़मीन को लेकर जो संघर्ष कर रहे हैं
उसको लेकर और दूसरे भी देश जो बड़े देश हैं जिनको खास तौर पे इजराइल का समर्थक माना जाता है, उन्होंने भी फ़िलिस्तीन को लेकर अपनी नीति में कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं किया और बार बार वो फ़िलिस्तीन की समस्याओं को लेकर वो चाहते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के जो मतभेद हैं, जो मुद्दे हैं, उनको सुलझाया जाए। लेकिन हमास की एंट्री और हमास का इस तरीके का अटैक कहीं न कहीं उस मुद्दों को पटरी से उतार दिया और यही कारण है कि अब उन मुद्दों को लेकर एक अलग ही तरीके का युद्ध, एक अलग तरीके का लोगों के अंदर परसेप्शन भी दिखाई दे रहा है, जो दोनों ही देशों के लिए, खासतौर पे फ़िलिस्तीन और इजराइल संबंधों के लिए भी ठीक नहीं है और अरब देशों के लिए इसलिए ठीक है क्योंकि अरब देश जानते हैं कि जब तक फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का ये संघर्ष चलता रहेगा तब तक अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो शांत नहीं रह सकते हैं, यानी उन्हें भी किसी न किसी तरीके से उसके अंदर अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। जिस तरीके से ईरान लगातार अपनी भूमिका को निभा रहा है, तो क्या मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और सऊदी अरब जो बड़े देश हैं वो क्या अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाएंगे? ये कई सवाल हैं जो इस युद्ध को लेकर चल रहे हैं, जो इस युद्ध से निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो मानवीय है और मानव के लिए है वो ये कि इस युद्ध में जितने भी साधारण लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल के हों या फिर वो गाज़ा पट्टी के लोग हों, उनको लेकर कोई भी देश अपनी तरफ से उस तरीके से गंभीर नहीं दिख रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। यूएन भी उतना गंभीर नहीं दिख रहा है, या कह सकते हैं कि यूएन के पास वो पावर ही नहीं, वो ताकत ही नहीं है जिससे कि वो इन समस्याओं को हल कर पाए। तो ये भी एक सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये सही वक्त है कि यूएन को रिफॉर्म किया जाए? क्या यही वो सही वक्त है जब यूएन में जो वीटो पावर देशों की संख्या उनको बढ़ाई जाए और उसको एक ऐसा रूप दिया जाए जिससे कि उसमें जो भाग लेने वाले देश हैं वो विकासशील जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी रहें और वो अपने को कम से कम उन जगहों पर खड़ा कर और जो वीटो पावर की ताकत जो दी गई है उनको भी समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे जो है किसी भी मुद्दे को हल करने में सबसे बड़ा अड़चन अगर कोई है तो वो वीटो पावर है, जो कोई देश किसी के समर्थन में लगा देता है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि भारत इस समस्या से बहुत लंबे समय से जूझता चला रहा है, यानी आज़ादी के बाद से ही इस समस्याओं, आतंकवाद और इस तरीके के अटैक से जूझता आ रहा है और हमेशा यूएन में जाकर जो भारत है वो अगर पराजय होता है या कह सकते हैं कि उसको फुटबैक पे आना पड़ता है तो वो वीटो पावर की ताकत के कारण ही होता है। तो ये कई सवाल हैं जहाँ पर पूरे विश्व की राजनीति में जिस तरीके से सडनली बदलाव चल रहे हैं, इकोनॉमिक से लेकर युद्ध के हालात हैं जिस तरीके से, उस वहाँ पर अब ज़रूरत है कि फिर से नए सिरे से यूएन से लेकर तमाम उन चीज़ों को कह सकते हैं कि फिर से नए सिरे से गठन किया जाए जिससे कि इन समस्याओं को हल करने की ताकत उन संस्थाओं में आए, उन ऑर्गेनाइजेशन में आए जिन ऑर्गेनाइजेशन को हम लाखों करोड़ फंड देते हैं या जो हमारे ही फंड से चलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्या यूएन की शांति सेना इन चीज़ों को आगे बढ़ के हल करेगी? जिस तरीके से लेबनान के बॉर्डर पर यूएन की पीस आर्मी है और वो लगातार वहाँ पर शांति बनाने काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान में रॉकेट से हमले कर रहा है, ये भी साफ हो रहा है कि वो किसी भी स्थिति में अब उन आतंकियों को छोड़ने के मूड में नहीं है जो उसके लिए हाल फिलहाल या भविष्य में खतरा बनते हैं। ऋषि सुनक का आज इजराइल जाना, कल अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल का दौरा करना, ये दर्शाता है कि जितने भी बड़े देश हैं वो इस बात को मानते हैं कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है वो कहीं से भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष जो है उसका ये रास्ता हो सकता है कि वो हिंसा पे उतार हो जाए और उन निर्दोषों की हत्या करें जिनका इन पूरे राजनीति में कोई दोष नहीं है। और यही बात इजराइल पे भी लागू होती है कि वो हमास को ख़त्म करते करते कहीं इस तरीके के एक्शन ना आ जाए जिससे गाज़ा पट्टी में रहने वाले उन 20 लाख लोगों को बेघर होने का सामना करना पड़े या उन मासूमों की भी हत्या हो जो इस पूरे मामले से उनका कहीं भी लेना देना नहीं। तो ये कई सवाल हैं जो विश्व की राजनीति में, जो विश्व के मुखिया हैं, जो विश्व के बड़े देश हैं, उनको ये सोचना है और इसी के साथ इस समस्या को हल करने के लिए भी आगे बढ़ना है कि ये युद्ध जो हमास और इजराइल के बीच है वो लंबा ना खींचे, क्योंकि लंबा युद्ध के बाद जिस तरीके से समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हल करना इस समय आसान नहीं होगा।